तो सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, आदाब आप सभी का। मैं आप लोग का दोस्त शिव फिर से हाजिर हूँ आप लोग के बीच में। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग मंत्रा पे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी भी जात, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग से आने वाले बालक को समान छत के नीचे समान शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है। इसमें एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग एक डिफिनेशन दी गई है जो कुछ इस प्रकार है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशन एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें अक्षम बच्चा, उसका वातावरण, उसका शैक्षिक परिवेश सब कुछ सम्मिलित होता है जो समावेशन को मजबूती से लागू करवाते हैं या लागू करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें या समझने के प्रयास करें तो इसमें एनसीएफ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसमें अक्षम बच्चा, उसका वातावरण, उसका शैक्षिक परिवेश सब कुछ सम्मिलित होता है। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हम एक डिसेबल्ड बच्चे को, जहां पे एनसीएफ ने जो कोट किया है वो किया है डिसेबल्ड बच्चे को, अक्षम बच्चे को, यानी कि एक डिसेबल्ड बच्चे को उस कक्षा में शिक्षा प्रदान करना जहां पे कि सकलांग बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वही शिक्षा प्रणाली, वही सिद्धांत, उन्हीं नियमों का निर्वहन करना जो कि सामान्य बच्चों के लिए किया जाता है, उसी चीज को विकलांग बच्चों के लिए उपयोग करना और उसी कक्षा में जहां विकलांग बच्चे अध्ययन करते हैं समावेशी शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। इसे सब आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आसान शब्दों में कहने का मतलब एक बालक जो कि शारीरिक रूप से अक्षम है, यह निर्धारित नहीं है कि वो किस प्रकार की अक्षमता से ग्रसित है, वो किसी भी प्रकार से की अक्षमता से ग्रसित हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालयों में समान शिक्षा उपलब्ध कराना जो कि सकलांग विद्यार्थियों को उपलब्ध होती है। ठीक है, और इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जो उन्होंने कहा है, उनका नाम है स्टैनबैक। व स्टैनबैक के अनुसार इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि समावेशित या समेकित दोनों एक ही शब्द है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो समेकित विद्यालय या व्यवस्था को एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जा सकता है जो सबका होता है, जहां सभी अपनाए जाते हैं, जहां प्रत्येक अपने विद्यालय, समुदाय व सहपाठियों को सहयोग करता है तथा उनका सहयोग शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसके अंतर्गत सभी अपनाए जाते हैं, यानी कि बच्चा विकलांग है या बच्चा सकलांग है, दोनों को समान शिक्षा दी जाएगी तथा उनका सहयोग शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। और ऐसे बच्चों का सहयोग उनकी जो शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए करता है। ये कौन कहते हैं? कहते हैं स्टैनबर्ग व स्टैनबैक के अनुसार। ठीक है, अब इसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे कि समावेशी शिक्षा है क्या और समावेशन का प्रारंभ कहां से होता है। तो अगर हम इसे जरा सा एकेडमिक से हटके आए और प्रैक्टिकल लाइफ में समझने की कोशिश करें, क्लास में ध्यान दीजिए, इधर टाइम मत वेस्ट करिए अपना। ठीक है, आप क्लास में ड्रामा करने के लिए नहीं है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, आपके परिवार में बच्चा है। ठीक है, जो बच्चा आपके परिवार में जन्म लेता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, यानी अपनी शैशव अवस्था से पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था की तरफ अग्रसर होता है, ऐसी स्थिति में उसके अंदर एक स्थिति पैदा होती है, इसे बोलते हैं सामंजस्य स्थापित करना। कहने का तात्पर्य यह है कि एक परिवार में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, माता, पिता, भाई, बहन, बुआ, चाचा, चाची, मौसी, मतलब मौसी को अगर हटा दिया जाए, मौसी रेयरली ही रहती है, लेकिन जो एक कुटुंब होता है, एक परिवार होता है जिसमें दादा दादी, माता पिता सभी लोग रहते हैं, तो क्या सभी के जो विचार होते हैं या जो सबकी सोचने की क्षमता होती है, क्या एक समान होती है? बताइए आप, क्या सबकी क्षमता एक समान होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हर किसी के व्यक्तिगत विभिन्नता आगे मैं जब डिस्कस करूंगा तो व्यक्तिगत विभिन्नता आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता एक ऐसी वस्तु होती है जो प्रत्येक व्यक्ति से किसी न किसी मामले में विभिन्न करती है।
तो एक परिवार में रहने वाले सभी सदस्य आवश्यक नहीं है कि सबकी सोच, सबकी पसंद सामान्य हो, विभिन्न विभिन्न हो सकती है और विभिन्न विभिन्न होती ही है। लेकिन विभिन्नता होने के कारण, विभिन्नता होने के पश्चात भी क्या वो एक परिवार में नहीं रहते, वो एक घर में नहीं रहते हैं? रहते हैं ना। तो वहां क्या होता है, बच्चे का पहला समावेशन परिवार से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, वो पॉइंट मैंने बोर्ड पे डिस्कस नहीं किया है। वो जो आपका मैटर है कि समावेशन क्या होता है, तो समावेशन का प्रारंभ सबसे पहले परिवार में होता है। क्या एग्जांपल समझिए कि एक परिवार में यदि 3 भाई बहन हैं, 2 भाई बहन हैं, और किसी को अगर कोई सब्जी पसंद है, किसी को कोई सब्जी पसंद है, यदि क्या अगर एक भाई की पसंद की सब्जी बन गई तो क्या दूसरा भाई उस भोजन को ग्रहण नहीं करेगा? करता है, वो भी उस भोजन को ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि सामंजस्य की स्थिति है। आज उसकी बारी है, कल उसकी बारी आती है। तो वहां क्या होगा, जिस प्रकार से भूख में सामंजस्य स्थापित होता है, कपड़ों में सामंजस्य स्थापित होता है, विचारों को भी एक साथ लाना पड़ता है, लक्ष्य का निर्धारण होता है, सभी की शिक्षाएं समान होती हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये आपका सामंजस्य का उदाहरण है। तो सबसे पहले जो समावेशन होता है वो कहां प्रारंभ होता है बालक का? सबसे पहले समावेशन परिवार में प्रारंभ होता है। तत्पश्चात शुरू से जब से हमने सीडीपी पढ़ना स्टार्ट किया है, हमने एक ही चीज पढ़ी है कि एक बालक का प्राथमिक जो विद्यालय होता है वो उसका परिवार होता है। तो समावेशी शिक्षा तो बाद में आने वाली पद्धति है। सबसे पहले उसका समावेशन कहां प्रारंभ हो गया? परिवार में प्रारंभ हो गया। यानी कि जो समावेशन की प्रक्रिया है वो बालक के अंदर परिवार से ही प्रारंभ हो जाती है। अब आएंगे विद्यालय की तरफ। जब आप विद्यालय की तरफ आएंगे तो विद्यालय में समावेशन का तात्पर्य एक अक्षम बालक के लिए क्या होता है? यदि विद्यालय में आप ऐसे विद्यालय में उस बच्चे को ले जाके एडमिशन करा दें या दाखिला करा दें जहां पे बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति ही ना हो, जब बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो तो उसके आत्मविश्वास में कमी आएगी, उसके सोचने की जो सोचने की प्रक्रिया है उसमें नकारात्मकता आएगी, और ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के नकारात्मक पहलू हैं जो बालक के मन में, बालक के मस्तिष्क में जन्म लेने लगते हैं। लेकिन वहीं बालक को यदि ऐसे विद्यालय में डाला जाए जहां समावेशी शिक्षा होती है, तो समावेशी शिक्षा के होने के कारण बालक की जो आवश्यकताएं होती, जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति वहां पे सरलता पूर्वक होती है, जिससे कि बालक में कुछ निम्नलिखित प्रकार के विकास होना प्रारंभ होते हैं। सबसे पहला क्या होगा? बालक के आत्मविश्वास में प्रारंभ। बालक के आत्मविश्वास में प्रारंभ किस प्रकार से होगा? कुछ ऐसा वहां पे जो मैटर होगा वो इस तरह होगा कि यदि एक दिव्यांग बालक सकलांग बालक के साथ अध्ययन करता है, तो उस अध्ययन करने की प्रक्रिया में बालक के जो परिणाम आते हैं, यदि बालक के परिणाम सकलांग बालक के समक्ष या थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो अध्यापक होता है, सबसे बड़ा रोल समावेशी शिक्षा में या किसी भी शिक्षा में अध्यापक का होता है। तो उस अध्यापक का कार्य यह है कि उस दिव्यांग बालक के मनोबल को बढ़ाना, कि आप में वो क्षमता है, आप में वो एबिलिटी है कि आप सकलांग बालकों से आगे निकल सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से बालक में सर्वप्रथम उनके आत्मविश्वास का विकास होगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। दूसरा क्या होगा? आत्मसम्मान। जब बालक अपने कक्षा में पढ़ने वाले सकलांग बालकों के बराबर उन हर क्रियाओं को करके दिखाएगा जो कि एक सिर्फ सकलांग बालक कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो दिव्यांग बालक है उसके आत्मसम्मान में, क्योंकि आत्मविश्वास में तो बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है, जो आने वाला सकारात्मक परिणाम है वो बालक के आत्मसम्मान में भी वृद्धि करेगा। ठीक है, और जब बालक के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान इन दोनों के वृद्धि और विकास की वजह से बालक की जो सोच है वो सकारात्मक हो जाएगी। बालक की सोच सकारात्मक होगी। बालक अब सकारात्मक सोच के साथ विद्यालय में अध्ययन करना प्रारंभ करेगा, क्योंकि उसे इस चीज का आभास हो जाएगा कि मुझ में वो क्षमता, मुझ में वो कैपेसिटी है जो कि अन्य बालकों में है, जिनसे मुझे विभिन्न माना जाता है। तो इस प्रक्रिया से बालक में सकारात्मक सोच का विकास होगा। चौथा पॉइंट जो आएगा वो आएगा प्रभावी संप्रेक्षण, यानी कि इसे संप्रेक्षण कह लीजिए, या आप कह सकते हैं कि बालक की जो आत्मविश्वास में वृद्धि है, उसके वजह से बालक में एक नई ऊर्जा का जन्म होगा, जिसकी वजह से बालक में एक नई क्षमता प्रारंभ होगी, जिसको हम कह सकते हैं क्या? लीडरशिप। क्या कह सकते हैं? लीडरशिप। लीडरशिप को हिंदी में क्या कहेंगे? कौन बताएगा? ज्योति आप बताइए, लीडरशिप को हिंदी में क्या कहेंगे? नेतृत्व करने की क्षमता।
ठीक है ना, नेतृत्व करने की क्षमता। यानी कि जब एक दिव्यांग बालक का आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, सकारात्मक सोच आएगी, तो इन सब कारणों की वजह से बालक में जो विकास होगा उसकी वजह से बालक में नेतृत्व करने की क्षमता भी आएगी। ठीक है, इसके आगे बातें हैं। ये तो आप लोग के यहां तक समझ में आ गया होगा कि समावेशी शिक्षा कहते किसे हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत एक अक्षम बालक सक्षम बालकों के साथ वही शिक्षा पद्धति उसी शिक्षा पद्धति में अध्ययन ग्रहण करता है जिस शिक्षा पद्धति में एक सकलांग बालक शिक्षा को ग्रहण करता है। ठीक है, या फिर आप इसे लिखना चाहें तो बाकायदा इसको लिख सकते हैं। मैं एक बार बड़े आराम से बोल देता हूं। स्टैनबर्ग व स्टैनबर्ग के अनुसार समेकित विद्यालय या व्यवस्था को एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जा सकता है जो सबका होता है, जहां सभी अपनाए जाते हैं, जहां प्रत्येक अपने विद्यालय समुदाय व सहपाठियों को सहयोग करते हैं तथा उनका सहयोग शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भी करते हैं। कहने का मतलब जो बालक की शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में कौन सहयोग करता है? अध्यापक के साथ साथ उसके कक्षा में पढ़ने वाले जो सकलांग बच्चे होते हैं वो भी उसकी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति में संपूर्ण समर्थन करते हैं। यहां तक पॉइंट आपके समझ में आ चुका होगा। इसमें अगला पॉइंट जो बन के आता है वो है समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है। समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है? तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा का महत्व क्या होता है कि अपने व्यक्तित्व के साथ दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान। जब सकलांग बालक और दिव्यांग बालक एक स्थान पर समान शिक्षा ग्रहण करेंगे तो एक सकलांग बालक के अंदर एक विकलांग बालक के प्रति जो उसकी कमजोरियां होती हैं, जो उसकी ताकत होती है, वो उसको समझने में समर्थ हो पाता है और समर्थ होने के कारण वह उसके व्यक्तित्व का सम्मान उतना ही कर पाएगा जितना कि वह अपने व्यक्तित्व का सम्मान करता है। दूसरा पॉइंट जो इसमें बन के आएगा वो ये आएगा सहनशीलता, भावात्मक तथा सौहार्द के गुणों का विकास। एक चीज समझने की प्रयास करिए। यहां पे एक ऐसा बालक जो कि सकलांग है और एक ऐसा बालक जो कि विकलांग है, जब वो आपस में एक साथ बैठ के समान शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनके अंदर सहनशीलता का भाव अपने आप प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा और उनमें जो सहनशीलता और जो भावात्मक पक्ष है, यानी भावात्मक पक्ष को हम इस तरह से जोड़ सकते हैं कि एक विकलांग बालक कहीं ना कहीं वास्तविकता में सकलांग बालक से कुछ क्षेत्रों में पीछे रहता है। ठीक है, इस चीज को उसके साथ शिक्षा ग्रहण करने की वजह से एक सकलांग बालक सरलतापूर्वक समझ सकता है और वो उसके भावनाओं की उतनी ही कदर करेगा जितना कि उसे अपने भावनाओं के आघात होने पे दुख होता है। ठीक है, या फिर शायद शब्द उल्टे हो गए। एक सकलांग बालक विकलांग बालक की भावनाओं की उतनी ही इज्जत करेगा जितना कि वह अपने भावनाओं की इज्जत करता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा वो दूसरों की शक्तियों तथा कमजोरियों का सम्मान करेगा। एक सकलांग बालक विकलांग बालक की जो कमजोरियां होती हैं उसको स्वीकार करेगा और एक साथ पढ़ने की वजह से, मित्रता की वजह से वह उसकी कमजोरियों को दूर करने में बढ़ चढ़ के भाग लेगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, यानी कि सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट जो इसमें आएगा, दूसरे बच्चों की सहायता से स्वयं में संतुष्टि का अनुभव तथा दीर्घकालिक होना। दीर्घकालिक होना का मतलब कि जब एक बच्चा, एक सकलांग बच्चा, एक विकलांग बच्चा एक साथ रह के काम करते हैं तो उन दोनों के बीच में जो भावात्मक पक्ष होता है वो मजबूत होता चला जाता है और जब भावात्मक पक्ष मजबूत होता है तो वहां पे जो होने वाले, उनके मध्य होने वाली जो मित्रता होती है वो दीर्घकालिक होती चली जाती है। दीर्घकालिक इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म के लिए उनकी फ्रेंडशिप स्टेबल होती है। और जब दो इस प्रकार के व्यक्तियों में, एक सकलांग व्यक्ति और एक विकलांग व्यक्ति में मित्रता का भाव उत्पन्न होता है और वो मित्रता दीर्घकालिक जाती है तो ये समाज के लिए काफी ज्यादा हितकर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट से बनाएंगे। देखिए, शिक्षा का अर्थ ही है विभिन्नता में एकता। शिक्षा का वास्तविक अर्थ जो है वो है विभिन्नता में एकता। शिक्षा का तात्पर्य ही यही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में मानवता का विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति में रीति रिवाजों को मानने की और उसका निर्वहन करने की क्षमता का विकास हो। तो समावेशी शिक्षा जो है उसका सबसे मुख्य जो प्रारूप होता है, या ये कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का सबसे आवश्यक कार्य जो होता है वो क्या होता है? वो होता है विभिन्नता में एकता। विभिन्नता में एकता का तात्पर्य देखिए, एक दिव्यांग व्यक्ति अगर स्वीकार किया जाए
यदि स्वीकार किया जाए तो विकलांग व्यक्ति सकलांग व्यक्ति की अपेक्षा कहीं ना कहीं विभिन्न होता है। तो जब एक समावेशी शिक्षा पद्धति का पालन होगा, समावेशी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत दोनों प्रकार के बालक जो है एक साथ अध्ययन ग्रहण करेंगे, तो यहां पे दो विभिन्न व्यक्ति हैं और उनका आपस में एक साथ जब ग्रहण करना और उनका भावात्मक पक्ष, उनका जो प्रत्येक पक्ष है उसमें सकारात्मकता आएगी, तो यहां पे विभिन्नता में एकता जो पक्ष है ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता चला जाएगा। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं और समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसमें जो आपके डिप्लोमा में क्वेश्चन आ सकता है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो 5 बड़े प्रमुख सिद्धांत हैं इनके, जिनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं और मैं बहुत स्लो बोलूंगा ताकि आप लोग उसे नोट्स बना लें। ठीक है, फिर भी यदि किसी से छूट जाएगा तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो हेडिंग बना लीजिए सभी लोग कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। इसमें सबसे पहला बनेंगे कोई भेदभाव नहीं। इसको पूरा ऐसे लिखेंगे कि कक्ष में उपस्थित प्रत्येक बालक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव ना होने का तात्पर्य इस बात से कर सकते हैं कि विकलांग हो या सकलांग हो, सभी बालकों को समान दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। ये एनसीआर 2005 के अकॉर्डिंग है, सिद्धांत उन्होंने दिया है। दूसरा जो इसमें कि शिक्षा का समान अवसर मिलना, यानी कि सभी प्रकार के बालकों को, या सकलांग हो या विकलांग हो, सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा का समान अवसर मिलेगा। अध्यापकों द्वारा ऐसी प्रक्रिया ना हो कि अगर कोई विकलांग बालक हो तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाए, सकलांग बालक हो तो उसे स्पेशल अटेंशन दी जाए, ऐसी कोई भी प्रक्रिया ना हो। सभी प्रकार के बालकों को समान शिक्षा के अवसर मिलना आवश्यक है। तो तीसरा इसमें का सिद्धांत मिलेगा कि सभी छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूरी, सभी छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूरी, यानी कि विकलांग बालक यदि कक्ष में उपस्थित है तो उसके लिए आवश्यक उपकरणों का, जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं, उनकी कंप्लीटली जो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना ही जो इसका है उद्देश्य होता है। कि यदि आपकी कक्षा में कोई दृष्टिबाधित बालक है या अल्प दृष्टिबाधित बालक है तो आपके लिए उसकी जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली मैनेज करना। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई ऐसा बालक है जो अल्प दृष्टिवान है तो उसे कक्ष में प्रारंभ की बेंच पे बैठाया जाए, ना कि पीछे की बेंच पे बैठा दिया जाए। अगर कोई श्रवण बाधित बालक है तो उसके लिए भी क्लास की प्रथम सीट जो प्रथम बेंच होती है उसे खाली रखा जाए। इस तरह की जो चैलेंजिंग बालक होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज पर्सन होते हैं, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए क्लास मैनेजमेंट का प्रॉपर होना बहुत आवश्यक है कि उनकी जो सीटिंग प्लेस होता है वो हमेशा फ्रंट ऑफ द बोर्ड होनी चाहिए, यानी बिल्कुल बोर्ड के सामने हो, ताकि अल्प दृष्टिवान बालक भी उसे सरलता पूर्वक देख सके। और यदि कोई ऐसा बालक है जो कम सुनता हो, जिसमें श्रवण दोष हो, उसको भी अध्यापक द्वारा कही जाने वाली बात संपूर्ण रूप से समझ में आए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके। तीसरा पॉइंट जो आपका इसमें आएगा, चौथा पॉइंट आएगा शिक्षा के समान अवसर, यानी कि शिक्षा के शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षा के समान अवसर की हो चुका। चौथा पॉइंट जिसमें आएगा सभी के विचार सुनना और पर्याप्त ध्यान देना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अध्यापक है उसका कर्तव्य है कि कक्ष में उपस्थित प्रत्येक बालकों के विचारों को सुनना, उस पर मनन करना और उसको पर्याप्त सम्मान प्रदान करना, जो कि आप एक सकलांग बालक को प्रदान करते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट जिसमें मिलेगा व्यक्तिगत विभिन्नता, जो बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और बालक की जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो उसके लिए लाभदायक होती है, ना कि हानिकारक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बालक, यदि क्लास में कोई ऐसा बालक है जो दृष्टिबाधित है, तो सामान्य तौर पे हम जानते हैं कि दृष्टिबाधित बालक, हम जो सामान्य लोग होते हैं, सकलांग लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी होती है वो 80% डिपेंडेंसी किस पे होती है, हमारे आइज पर होती है। बट एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चे की जो डिपेंडेंसी होती है वो 100% उसके किस पे होती है, श्रवण क्षमता पे होती है। वो चीजों को सुन के ज्यादा गेन कर पाता है। तो इसलिए बालक को हमेशा फ्रंट की सीट देना ही ज्यादा फायदेमंद होती है। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत जो प्रमुख हैं, और यदि इन 5 सिद्धांतों को आप कॉपी में लिख के आते हो तो काफी ज्यादा प्रभावित होंगे और इनसे बाहर कभी कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग का जो टॉपिक था समावेशी शिक्षा, तो डिप्लोमा स्पेशल डिप्लोमा करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए पर्याप्त है ये इतना अगर आपने प्रॉपर समझ लिया और पढ़ लिया तो ये आपके लिए इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे, इनसे बाहर से कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा खत्म हो गई। एक आता है आपका एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा जो होता है वो वही समान पद्धति है। एकीकृत शिक्षा में भी एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चों का
जो है शिक्षा प्रदान की जाती है, परंतु वहां पे कुछ कमियां होती हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली समझा दूंगा आपको। तो बने रहिए मेरे चैनल द लर्निंग मंत्रा के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।